नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम फोक फनकार और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। आज हमारे बीच एक ऐसे फनकार हैं जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति, बोली, भाषा को सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, देश में ही नहीं, विदेशों तक प्रसारित किया है, उसे फैलाने का काम किया है। और नाटक के माध्यम से, जो फोक नाटक हैं यहाँ के, या फिर कह लीजिए संगीत के माध्यम से, वो ये चीज़ें करते आए हैं। और इसी के लिए उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया। डॉक्टर राकेश भट्ट सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दिव्यदर्शनी जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद कि आपके स्टूडियो में आपसे बातचीत करने का मुझे अवसर मिल रहा है, और इस बात के लिए आपकी संपूर्ण टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर राकेश, आपको जब ये पुरस्कार मिला, आपने कहा एक लंबा संघर्ष था जिसका फल आज प्राप्त हुआ। उस संघर्ष के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे उसकी शुरुआत हुई कि आप इस मुकाम पर पहुँचे? देखिए, किसी भी पुरस्कार की कोई जब आकांक्षा नहीं की जाती है, मुझे लगता है कि अगर सच्चा कोई वर्कर है, सच्चा कोई एक्टिविस्ट है, लेकिन चूंकि संघर्ष होते हैं तो संघर्षों का अगर परिणाम उसका पुरस्कार में तब्दील होता है तो ये बहुत सुखद एहसास होता है। हालांकि मैंने कभी इस बात की कल्पना नहीं की कि संगीत नाटक अकादमी जैसा पुरस्कार मेरे नाम होगा, वो भी उत्तराखंड के फोक थिएटर के लिए। क्योंकि बचपन से, मैं कहूँ जब से हमने होश संभाला होगा, तो अपने एक ऐसे सांस्कृतिक वातावरण में अपने आप को पाया जहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हमारे आसपास बहुत प्रमुखता से होती रही जी। मैं जिस इलाके का व्यक्ति हूँ वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के ऊखीमठ नाम का एक कस्बा है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कलाकारों की भूमि है, वो साहित्यकारों की भूमि है, वो संस्कृति कर्मियों की भूमि है। और अगर आपने सुना होगा तो वो हमारे पंच केदारों में से एक केदार भगवान श्री केदारनाथ जी की शीतकालीन गद्दी स्थल भी है। और उस स्थान पर एक किंवदंती ये है कि उषा अनिरुद्ध जो श्री कृष्ण के पौत्र थे, उनका विवाह उषा से हुआ था। उषा अनिरुद्ध की विवाह स्थली है ऊखीमठ में जी। और उषा की एक सहेली जिनका नाम चित्रलेखा था, अगर आपने कहीं इतिहास में उनका उल्लेख पढ़ा हो तो चित्रलेखा के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी आर्टिस्टिक महिला थी, कला पसंद उनका व्यक्तित्व रहा जी। और ख़ासतौर से चित्रकारी में, फाइन आर्ट्स की जितनी भी विधाएं उनमें, नृत्य में, सॉन्ग्स में, यानी जितना भी हमारा जो मनोरंजक जो हमारी विधाएं रही हैं, चित्रलेखा का उसमें प्रमुखता से हमारे इतिहास में नाम लिया जाता है। जी। तो मुझे ये लगता है, जैसा कि प्रमाण भी उस इलाके में मिलता है, कि चित्रलेखा का वरदान हमारे इलाके को है कि ये आर्टिस्टिक किस्म के लोग यहाँ हों। बिल्कुल, आपने अपने आसपास जो लोक कलाएं हैं उनको सीखा, और उसके बाद अब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, युवा पीढ़ी को सिखा रहे हैं। दून यूनिवर्सिटी में आप फैकल्टी हैं, इससे पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी आपने किया। और जो आपके प्रमुख रिसर्च के टॉपिक्स थे वो चक्रव्यूह खासतौर पर और नंदा देवी रहा। हम जानना चाहेंगे, पांडव नृत्य बहुत लोक प्रचलित है, ऐसे में अगर चक्रव्यूह का पात्र आपने किया, आपने संगीत उसे दिया, हम सुनना चाहेंगे हमारे दर्शकों तक। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आप जैसे महनीय लोग जब साक्षात्कार लेते हैं तो चक्रव्यूह के बिना तो वो साक्षात्कार लगता है पूरा होता ही नहीं है जी। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा इंडिजीनियस आर्ट हमारे यहाँ है। चक्रव्यूह को सबसे बड़ा महानाट्य माना गया है हमारे उत्तराखंड में, खासतौर से जो केदार वैली है, जहाँ क्या मैंने अभी अभी आपसे जिक्र किया है। तो वहाँ पर अगर कोई फोक ड्रामा के नाम से अगर वो इलाका सबसे ज़्यादा अगर कोई जाना जाता है तो वो चक्रव्यूह है। और चक्रव्यूह को कालांतर में ये एक हिंदी संवादों में, हिंदी के गीतों में, उसके फ्लेवर में हुआ करता था। तो वर्ष 2001 या 2002 में, मुझे ठीक से याद नहीं कि किस वर्ष, हमने गांधारी गांव में, जो रुद्रप्रयाग का ही एक गांव है, उस इलाके में हमने एक प्रयोग किया कि गढ़वालीकरण करके इस चक्रव्यूह को अगर किया जाए तो इसका प्रयोग कैसा रहेगा। तो ईश्वर की कृपा रही, सभी जितने हमारे सीनियर्स उस प्रोडक्शन के लोग रहे, उन सब का प्रयास रहा कि वो चक्रव्यूह आज विश्वविख्यात है। और यही कारण है कि आज आप भी उसका जिक्र कर रही हैं। तो कुछ टुकड़े हैं उसके जो पंडवाणी शैली में, हमारे यहाँ वार्ता शैली में, जागर शैली में हम गाते हैं। तो पंडवाणी शैली जो एक शैली है जो पांडवों के संदर्भ में की जाने वाली जो वार्ता है जी, उसे हमारे यहाँ पंडवाणी कहते हैं। वैसे एक पंडवाणी आपने छत्तीसगढ़ में भी तीजन बाई की सुनी होगी जी। लेकिन हमारी पंडवाणी का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ।
चक्रव्यूह का दृश्य सामने है और उसके बारे में कहा जा रहा है, हे जदेऊ जो हार लगोंदू पांच भैपणों तई, जदेऊ जो हार लगोंदू माता कुंदी गा, रानी दुर्पदा गा। हे पणऊ आज मेरा स्वामी दुर्योधन, तुम्हारा वास्ता या कागली लेखी च, घोड़ा घोड़ा आखर लेख्या छन, छाटा छाटा रहवार, रूखा रूखा शब्द लेख्या छन, तीखा तीखा स्वाल। आज गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना करे, हरते मां तुम युद्ध कनो कुन्यो तू भेजो च, आज तुमने चक्रव्यूह भेद लेते विजयी तुम्हारी, नहीं भेद सके तो ये कुरुक्षेत्र में तुम हार मान हो गया। एक शैली हमारे यहाँ जिसे पनवाणी कहा जाता है, बहुत ये खूबसूरत संवादों का भी इसमें आप मेल देखते होंगे, तो गायकी का भी मेल देखते होंगे। और खास बात यह है इसमें कि जो हमारी बोली है, जो आज कहीं ना कहीं खतरे की जद में है, उसके समाप्त होने के कगार पे है, उस बोली को का प्रभाव इसमें विशेष रूप से रखा गया। बिल्कुल, जब भी आपने बातचीत की है मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, तब आपने कहा है कि एक वक्त ऐसा था जब हमारी बोली भाषा विलुप्ति के कगार पर थी, वो वक्त भी आपने देखा है। उसके बाद जो यहाँ के लोक कलाकार थे, जो यहाँ पर लोक संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे, उन्होंने सींचा इसको और ये आज कहीं ना कहीं जीवंत है। और आज भी मैं इस बात को दोहराने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि थिएटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, खासतौर से फोक थिएटर, उसको जब हम बहुत परिष्कृत ढंग से जब समाज को देते हैं, तो उसमें बोली का इनपुट होता है, उसमें पहनावे का इनपुट होता है, उसमें विलुप्त होते हुए लोक संगीत का पुट होता है, उसमें तमाम उस पूरे कस्टम का इनपुट होता है जो कहीं ना कहीं खो रहा है, ख़ासतौर से आज की पीढ़ी जिसको पहचान नहीं पा रही है। अगर हम उस रंगमंच के फ्लेवर में लोगों को देते हैं, ख़ासतौर से आज की पीढ़ी को देते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसा आकर्षण होता है कि वो लौट आती हैं वो चीज़ें, फिर वो रिकॉल करती हैं बच्चे को अपनी फैमिली के बैकग्राउंड को लेकर के, फिर वो सोचने लगता है अपने गांव के बैकग्राउंड को लेकर के, फिर वो सोचने लगता है अपने समाज के बैकग्राउंड को लेकर के, फिर वो सोचने लगता है कि वो हम मूलतः हमारी मूल जड़ें क्या हैं। क्योंकि आज का जो हमारा बच्चा है, आज की जो पीढ़ी है ख़ासतौर से, वो अपने आप को ढूंढने में ही असमर्थ है कि वो कहाँ पर हैं और किस अस्तित्व के वो लोग हैं। तो हमारे यहाँ एक शब्द आता कठमाली, कठमाली कहते हैं ना वो गढ़वाली रहे, ना कुमाऊनी रहे, ना वो देसी हो पाए, वो बीच में कहीं झूल रहे हैं। तो हम उनके मूल अस्तित्व से रूबरू करवाना चाहते हैं कि आपकी मूल संस्कृति क्या है। अगर आप उत्तराखंड के किसी पहाड़ के गांव से हैं, तो उस पहाड़ गांव की सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं, और सांस्कृतिक विशेषताएं दिखाएंगे आपका फोक थिएटर। इसलिए हम इसकी पैरोकारी करते हैं। और फोक थिएटर एक हमारा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो हमारा एक सामाजिक आंदोलन भी है, ताकि हम पीढ़ियों को ये एहसास करवा सकें कि आपका मूल अस्तित्व कहाँ है, मूल संस्कृति क्या है, और किन संस्कृतियों के आधार पर आपको अपना जीवन चलाना चाहिए। बिल्कुल, लोक संस्कृति लोक कला की जहाँ तक बात करें, रामलीला का मंचन गांव में हुआ करता था, आज भी होता है, और लोग बहुत उत्साहित होते हैं। लेकिन तब के समय में और आज के युवाओं में अगर रंगमंचन करना हो तो कितना फ़र्क मानते हैं, क्या चैलेंजेस मानते हैं आप? बड़ा रोचक प्रश्न है ये। अगर आज से आप 30 वर्ष पुराने इतिहास पर लौटेंगी, तो हमने तो वो दौर देखा है जब रंगमंच की जो जितनी भी सामग्री जो होती थी, चाहे वो लाइट्स का सामान हो, साउंड का सामान हो, दरियाँ हो, कुर्सियाँ हो, कंधे पर ढो करके हमने उन जगहों पर पहुंचाई है। यानी हम खुद ही आयोजक हैं, खुद ही परफॉर्मर हैं, खुद ही गायक हैं, खुद ही अनाउंसर हैं, और दर्शक कैसे जुटेंगे इस बात की भी चिंता हमको है जी। सवाल ये था कि सब हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त हमें ये एहसास हो गया था कि जो अंधानुकरण कर रहे हैं अप संस्कृति का, या खासतौर से पाश्चात्य संस्कृति का, ये बहुत तेजी से हमारे समाज में आक्रमण करने वाली है। ये एहसास आज से 20-30 वर्ष पहले ठीक तरह से हो गया था। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत हजारों लोग हैं जिन्होंने भाषा के लिए, बोली के लिए, अपने लोक संगीत के लिए इतना स्ट्रॉन्ग काम किया, इतना मजबूत काम किया है। अच्छा, 30 से ज़्यादा नाटक आपने किए हैं जिसमें आपने किरदार भी निभाए हैं, जिसमें आपने संगीत भी दिया है, कोरियोग्राफी भी की है, वही जैसे आपने कहा कि हम ही अनाउंसर हैं, हम ही किरदार निभाते हैं। ऐसा कौन सा पावरफुल किरदार आपको लगता है जिसने आपके जीवन को शेप किया है? जो आपने कई किरदार निभाए होंगे, लेकिन कोई एक किरदार जो आपको अभी तक याद है, जो हमेशा याद रहेगा?
अगर आप फोक थिएटर की बात करें तो चक्रव्यूह ही एक ऐसा माइलस्टोन है जिसने व्यक्तिगत रूप से उसमें मेरे गायन को बहुत प्रशंसनीय बनाया। लोगों की ओर से बहुत प्रशंसाएं उसमें मिली और उसको करते रहने से जो समाज के प्रति जो मेरा जुड़ाव हुआ, समाज ने ये माना कि एक ऐसी विधा आप कर रहे हैं जो कहीं हमारे दूर दूर तक हमारे कॉन्सेप्ट में थी ही नहीं कि ऐसा भी कोई चीज़ प्रस्तुत की जाती है। महाभारत जैसा जो वैश्विक विषय है जिसको अन्य देश भी अध्ययन करते हैं जिस पर, उसको हमने लोक के आवरण में जब लिया तो आज जब भी चक्रव्यूह जब होता है, जहां भी पांडव से संबंधित जो भी हमारी प्रदर्शनकारी कलाएं होती हैं, लोग उसे अपना समझ करके, जैसे कहते हैं कि पांडव लीला की जो विधाएं हैं, चाहे वो गायन की हैं, नृत्य की हैं, ये उत्तराखंड की अपनी विधाएं हैं, यानी पांडव हमारे हैं। तो उससे ही एहसास होता है कि पांडवों की मुख्य कर्म भूमि जैसे उत्तराखंड रही हो। तो इस बात पर जब लोगों को गर्व होता है और उनकी तरफ से जब प्रशंसाएं मिलती हैं तो निश्चित रूप से ये इसको मतलब अपने करियर में एक बड़ा अचीवमेंट में मानूंगा कि इसके माध्यम से एक जो पहचान मिली कि जो हमारी नंदा राजजात होती है उसमें वो नंदा कैरेक्टर कौन है, किसकी बेटी है, किससे विवाह हुआ, किन परिस्थितियों में विवाह हुआ, विवाह होकर फिर उस पे ससुराल पे उसने क्या क्या कष्ट भोगे, उन कष्टों को भोगने की जो कथा है वो बेसिकली नंदा की कथा है। और इसलिए उन कष्टों को हमारी उस नंदा जो ध्यान जैसे मानते हैं, जैसे बेटी मानते हैं, जैसे बहन मानते हैं, उसको वो कष्ट न हो इसलिए हर 12 वर्ष में हम नंदा राजजात करते हैं। और आपको पता होगा कि अगले वर्ष 2026 में अब नंदा राजजात होने वाली है। उसकी कुशलता के लिए, उसके मंगल कामना के लिए अब ये यात्रा होती है। तो उस पर जो हमारा मिथक है उसके जब 1000 से ज्यादा शोज हमने कर लिए, इसको भी मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपनी मानता हूँ। और अगर आप ये पूछेंगे कि चेंजेस कैसे हुए हैं, उसमें मुख्य सिंगर भी मैं रहता हूँ, मुख्य अनाउंसर भी मैं रहता हूँ, कथावाचक भी रहता हूँ। तो उसमें बहुत से कैरेक्टर करने पड़ते हैं, डायरेक्शन तो उसमें देना ही पड़ता है, बच्चों को सिखाना पड़ता है, कोरियोग्राफी भी करनी पड़ती है। तो अगर मैं कहूँ कि समग्रता का कोई अगर योगदान दिया है तो ये 2 हमारे फोक प्ले हैं। उसके अलावा हिंदी के प्ले हमने किए हैं, जैसे अंधायुग के बारे में कभी आप सुना होगा, धर्मवीर भारती का एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, उसमें विदुर का जब कैरेक्टर किया तो एक स्वयं का प्रशिक्षण हुआ कि अभिनय की कितनी शैलियाँ होती हैं। कथा शकार की हमने एक नाटक किया तो उसमें मुख्य भूमिका निभाई। शकार एक उसमें खलनायक एक कैरेक्टर है, उसकी मैंने भूमिका की। मृच्छकटिकम का अगर आपने नाम सुना, उसमें खुद शकार की भूमिका निभाई। ऐसे बहुत से नाटक हैं। तो लोक नाटक, हिंदी नाटक समानांतर रूप से हम करते रहे, लेकिन थोड़ा सा फिर रुझान जब लोक नाटकों के प्रति आया तो अब थोड़ा सा हिंदी के जो नाटक हैं उन पर थोड़ा सा अभी एकाग्रता उतनी नहीं है जितनी अपने फोक थिएटर में है। आगे भी सवाल जवाब का ये दौर जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं फनकार डॉक्टर राकेश भट्ट। सर, ब्रेक में जाने से पहले तमाम बातें जिक्र हुई, आपका पूरा संघर्ष किस तरीके से रहा, क्या बदलाव आपने देखे हैं लोक थिएटर में भी। लेकिन जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, उसके बाद थिएटर करना, सब कुछ करना, एक आंदोलन कब परिवर्तित हुआ और उसके बाद क्या चेंजेस आपके लाइफ में हुए? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमतौर पर इस तरह के प्रश्न लोग करते नहीं है कि आंदोलन कैसे चेंजेज हुआ। मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन लेवल पर था, एक हमारी ही घाटी में एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि। मैं जब वहाँ ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था तो कुछ लोगों ने मुझसे वहाँ संपर्क किया, जो भारत जन ज्ञान विज्ञान समिति जो आज भी काम करती है, वो समाज में तमाम तरह के एस्पेक्ट्स पे काम करती है, जैसे ख़ासतौर से जो
अशिक्षा जो हमारी समाज में फैल रही है, अंधविश्वास फैल रहे हैं, साइंस के मोटिवेशन को लेकर के वो काम करते थे। तो किसी को पता चला कोई लड़का यहाँ पर है एक्टिवली जो अपने कॉलेज में कल्चरल इवेंट में है, तो वो मुझे दिल्ली ले गए एक ट्रेनिंग में। वहाँ ट्रेनिंग में कुछ बहुत सी साइंटिफिक ट्रेनिंग्स हमने देखी कि जो जितने भी समाज में जो अंधविश्वास हैं, जैसे आपने कई बार सुनते हो घर गांव में जादू टोने वाले जाते हैं और एक हमारी अशिक्षित या अनपढ़ माँ बहन को वो मन माफिक उनसे पैसा ले लेते हैं, दूसरे और तरह से डराते हैं। कुछ पोंगा पंडित हैं वो गलत गलत सूचनाएं हमारे लोगों को देते हैं। तो वो तमाम तरह के जो अंधविश्वास है उनको तोड़ने के लिए इसकी ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग को लेकर के मैं वहाँ 3 महीना करीब रहा जन विज्ञान समिति में। तो उस ट्रेनिंग से एक अचानक एक लाइफ में एक ऐसा परिवर्तन आया जी। कि जैसे कहते हैं ना तीसरी दुनिया से तीसरी आंख से दुनिया को देखना। तो जब वो मैंने देखा कि इस तरह का जब ये समाज में ये वास्तव में, तो फिर मैं वापस जब लौटा तो फिर हमारी एक टीम बनी जिससे भारत ज्ञान विज्ञान समिति करके वो हमने तब रुद्रप्रयाग और चमोली, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट आज है वो चमोली में ही हुआ करता था, चमोली के लगभग 180 विलेजेस 180 गांवों में हमने पद यात्राएं की। और पद यात्राओं का एक लाभ ये रहा कि गांव के कल्चर को, गांव के कस्टम को, गांव के त्योहारों को, गांव के रीति रिवाजों को बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला। यानी सीधे सीधे कहें कि लोक समाज को अध्ययन करने का एक बहुत बड़ा एक कैनवास मिला। साथ में हम ये सब कर ही रहे थे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से। और जब ये सब देखा तो फिर एक समझ लीजिए कि यहाँ से एक मन में पक्के तौर पर ये बैठ गया कि अब इस तरह के आंदोलनों से ही समाज को हम परिवर्तित कर सकते हैं। फिर जब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में आया तो वहाँ पर फिर फोक थिएटर का, हिंदी थिएटर का, यानी बेसिकली थिएटर का जब माहौल मिला तो फिर वहाँ से फिर एक पुश होता गया और मोटिवेशन होता गया। 20 वर्षों की अबाध सेवा के बाद मैं जब दून विश्वविद्यालय में आया बतौर थिएटर टीचर, तो फिर वहाँ पर एक अलग तरह का माहौल मिला। माहौल अलग तरह का मिला। यहाँ पर थोड़ा सा वो मिक्स कल्चर के बच्चे थे, जहाँ जिनको पॉप म्यूजिक, जिनको अलग अलग तरह का पाश्चात्य म्यूजिक, ये सब पसंद था। ऐसे बच्चों के बीच में फोक थिएटर को इंट्रोड्यूस करना थोड़ा चैलेंज था। लेकिन चूंकि उसके जब सॉन्ग्स बताए गए, जब डांस बताए गए, उनके मिथक बताए गए, उनका कारण बताया गया, उनकी हिस्ट्री बताई गई, तो बच्चों का रुझान फिर इस तरफ हुआ। आज मैं खुशी खुशी आपके साथ ये साझा करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जो हमारी वाइस चांसलर है, उनके अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ये जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने नंदा की कथा का जिक्र किया, हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे नंदा की कथा जो इतनी प्रचलित हो गई है। जी जी, नंदा की कथा बेसिकली जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर नंद किशोर हटवाल का लिखा हुआ एक ऐसा फोक बैलेड है जो जिसके माध्यम से हम ये दिखाते हैं कि इसका मिथक क्या है, क्यों ये प्रचलित है। आमतौर पर लोग डोली, छतोली, झंडा, डंडा, इन सबको नंदा राजजात मान लेते हैं, लेकिन उस नंदा राजजात की पृष्ठभूमि जो है वो इस मिथक के माध्यम से हुई है, जिसके कुछ सॉन्ग्स में आपको सुना देता हूँ। हे हमारी रे सासों माँ कै को लागे दोसा, हमारे रे सासों माँ गौरा जी को दोसा, हमारी रे सासों माँ कै को लागे दोसा, हमारी रे सासों माँ गौरा जी को दोसा, सट के पुंगुड़े माँ झड़वा जमी गे, भैंसों का खरक माँ बाछरे बुरकणे, गाय नीच दूध मनखी नीच सुधा, खेती नीच अन्नत खाते नीच धन। गीत में कहा गया है कि जो हमारी ऋषासों की भूमि है, यानी ऋषियों की जो भूमि है, उसमें श्राप किसका लगा है? तो कहते हैं कि गौरा का श्राप लगा है, जहाँ अन्न नहीं हो रहा है, जहाँ धन नहीं हो रहा है, मनुष्यों की बुद्धि हर ली गई है, गाय भैंसों में दूध नहीं हो रहा है, अजीब सी जो दुर्भिक्ष की स्थिति है, उसको दोष के मिटाने के लिए हम लोग नंदा राजजात करेंगे। तो बेसिकली जब नंदा का अगर हम प्रारंभ के काल से बात करें तो वो एक हेमंत और मैणावती नाम के दो हमारे जो चरित्र हैं उनकी पुत्री बताई गई है। और
उनके ऐसा भी कहा जाता है कि उनके 7 बहनों में सबसे बड़ी बहन थी जिसको भगवान शिव के साथ कैलाश में ब्याया गया। मुख्य कहानी ये है कि जब शिव के साथ उसका विवाह जब वहाँ कैलाश में हुआ तो ये कल्पना थी नंदा की, गौरा की, कि वहाँ शिव है, इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े महादेव हैं, उनके घर में तो अन्न धन की कमी होगी नहीं। लेकिन हुआ ये कि जब वो नंदा वहां पहुंची तो देखा वहां तो कुछ भी नहीं है सिवाय हिम प्रदेश के, बर्फ के अलावा उस प्रदेश में कुछ भी नहीं है। 9 भंडार शिव के बताए गए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े मतलब समृद्ध भंडार हैं। लेकिन जब गौरा ने देखा तो 7 के 7 भंडार में क्या है, वो गीत में बड़ा अच्छा जिक्र है, वो गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हर पहलो भंडार गौरा देख दी, तख पाए सुल पातमा को। दूजो भंडार गौरा देख दे, तख पाए टिमुरु को सोटा। तीजो भंडार गौरा देख दे, तख पाए सर्पों की माला। चौथो भंडार गौरा देख दे, तख देखे धूनी रमाई। पांचों भंडार गौरा देख दे, तख पाए सुल पातमा को। छठो भंडार गौरा देख दे, तख पाए खरुआ की झोली। नवो भंडार गौरा देख दे, तख पाए डमरू तेरे सूल। तख पाए डमरू तेरे सूल, तख पाए डमरू तेरे सूल। जब डमरू त्रिशूल ये सब जब देखा तो क्या हुआ गौरा के साथ में, बड़ी अच्छी कथा है जी। आसुड़ी ढल कौंदी गौरा भैर है गाये। आसुड़ी ढल कौंदी गौरा भैर है गाये। रोंदी विबुलांदी गौरा भैर है गाये। नौ तोला भंडार देखी खाली पड़्यूं चा। अन्न को भी एक दाणो घोर नीचा। क्या खलोलो क्या लगोलो घर माझे। एक विलास ब्यवाया मेरा फूट्या भाग। ये उसकी वेदना है। और जब ऐसा कहा जाता कि स्त्री के 9 रूपों में जब काली रूप चढ़ता है तो काली रूप भी नंदा का आया है। और अपने माँ बापों को कोसते हुए, अपने घर परिवार को कोसते हुए नंदा ने ये कहा, ये पूछा। और उसका उल्लेख हमारे इस जागर में बड़ी अच्छी तरह से है। एक कोणी बाबा न कैलाश ब्यवायो, कैलाश ब्यवायो बाबा कैलाश ब्यवायो। भांग घोटी घोटी मेरा हाथ उठ्या छाला। हाथ उठ्या छाला बाबा हाथ उठ्या छाला। ये ऊंचा कबिलास कागानी बास दो। कागानी बास दो बाबा कागानी बास दो। कोई बैणी दीने सेना सोमेश्वर। कोई बैणी दीने सेना बागेश्वर। मैं कोलांडी दीन्यो भंग फूक्या जोगी तैं। भंग फूक्या जोगी तैं बाबा दया भी नहीं आंदी। और जब ये दर्द जब प्रशासों की भूमि पहुंचा तो ऐसा कहा जाता कि हेत बिंसर जो उसके धर्म भाई थे उनको बुलाने के लिए भेजा गया। वहां देखा नंदा बेसुध पड़ी हुई, कई वर्षों से कुछ खाया नहीं है, कई वर्षों से वैसी की वैसी हालत है। वापस जब वो अपने मायके रिशासों आई तो फिर ये प्रण किया गया, ये आस्था प्रकट की गई और ये दृढ़ संकल्प हुआ कि हर 12 वर्ष में तुम्हारी जो जात होगी उसे नंदा राजात कहा जाएगा। धन धान्य से परिपूर्ण करके हम इस इलाके से कैलाश में तुम्हें हर 14 वर्ष में भेजेंगे। ये इसका मिथक है। ये कहानी का छोटा सा रूप में मैंने बताया। कभी आप इसका पूरा अगर नाटक इसका मिथक देखें तो ये ठीक तरह से ये समझ में आता है कि हमारी जो सांस्कृतिक विधाएं हैं कितनी मजबूत और कितनी प्रगाढ़ हैं।
बहुत खूबसूरत। इतने से ही भाग से समझ में आता है कि आखिर इतनी प्रचलित क्यों है, 1000 से ज़्यादा बार इसका मंचन हो क्यों चुका है। किया गया है और क्यों पसंद किया जाता है। अब अगर हम उत्तराखंड संस्कृति की बात की जाए, अभी फ़िलहाल जो आप स्थिति देख रहे हैं, नए-नए कलाकार उभर के आ रहे हैं, इसमें क्या चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं? सरकार की तरफ से क्या कमियां हैं, किसको पूरा किया जाना चाहिए, और लोगों की तरफ से कहाँ पर कमी हो रही है हमारी संस्कृति को बढ़ाने में? दो प्रश्न हैं आपके, दोनों का अलग अलग उत्तर अगर मैं देना चाहूँ कि लोगों की तरफ से प्रयास क्या हो रहे हैं। फोक थिएटर का जहाँ तक मैं विद्यार्थी हूँ और उसकी ही अगर मैं बात करूँ तो फोक थिएटर में बहुत नाकाफी प्रयास हुए हैं सरकारी तरफ से, अगर मैं कहूँ सरकार की ओर से हैं। उसके प्रमोशन के लिए बहुत अभी स्ट्रांग कोई पॉलिसी नहीं बन पाई है कि वर्ष में कम से कम एक बार या 2 बार तो ऐसा अवसर हो जाना चाहिए कि जब फोक थिएटर की परफॉर्मेंसेस सरकारी स्तर पर हों, और उसमें भी ये अहर्ता रखी जानी चाहिए कि फोक थिएटर ठेठ गांव का हो। कुछ उसमें ऐसा आर्ट, ऐसी फॉर्म हो जो आज विलुप्त के कगार पे हैं। खासतौर से शहर में रहने वाले प्रवासियों को उन सब विधाओं से साक्षात्कार करवाना चाहिए। सरकार का ऐसा प्रयास होना चाहिए, जैसा कि होता नहीं है। कभी कभार सरकार की तंद्रा टूट जाती है तो 5-6 साल में एक बार थिएटर के नाम पे कुछ गोलमोल करके वो थिएटर फेस्टिवल कर लिया जाता है। उसमें भी कौन किस तरह के लोग होते हैं, वो उनके नज़दीकी लोग होते हैं जो जिनका अपना जुगाड़ हो सकता है, सीधे सीधे अगर मैं कहूँ, वही लोग उसमें आ पाते हैं। और जिन लोगों का आर्ट वास्तव में दिखाया जाना चाहिए वो आज भी वंचित है। बिल्कुल। और जाते जाते एक आखिरी सवाल जो हर युवा चाहता है आज के समय पर, जो प्रोफेशन उसका हो वो वेल पेड हो, हाईली पेड हो, जिसमें कुछ आगे भविष्य उनका दिखता है। और अगर हम लोक थिएटर की ख़ास तौर पर बात करते हैं तो जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है लेकिन उतना पेशेंस चाहिए। तो आप यहाँ की यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से मोटिवेट करेंगे इस क्षेत्र के लिए? देखिए, थिएटर का जहां तक सवाल है तो थिएटर के पैरेलल आपको एक ऐसा रोजगार भी देखना ही होगा जिससे आपका घर परिवार चल सके। अगर आप सिर्फ ये समझेंगे कि थिएटर के भरोसे या फोक थिएटर के भरोसे हम लोग अपनी आजीविका चला पाएंगे तो ऐसा अभी भी मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि सरकार के पास थिएटर पर्सन के लिए कोई ऐसा स्ट्रांग पॉलिसी नहीं है। लेकिन अब मैं ये मानता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स ऐसी होती हैं, बहुत सी योजनाएं हैं जिसका थिएटर पर्सन लाभ ले सकता है। डिफरेंट टाइप स्कॉलरशिप हैं, डिफरेंट टाइप योजनाएं हैं। प्लानिंग अगर आप करके देते हैं तो आप उनके पास बहुत सा पैसा है। क्योंकि हमारी एक तरह की ये अज्ञानता होती है या हमें पता नहीं होता है कि सरकार के पास किस तरह की योजनाएं, किस तरह की फेलोशिप देते हैं जी। मैं समझता हूं कि एक अच्छी प्लानिंग अगर आपके पास हो कल्चर को बचाने की, उसके प्रिजर्वेशन के लिए अगर आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, उन आइडियाज को सरकार को आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत ही ज्यादा उदासीन हो। कम से कम मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे तो ये कह ही सकता हूं कि उनके पास इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। अगर आपका आइडिया उनको पसंद आता है, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट उनको पसंद आता है, आपका परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट पसंद आता है, तो बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप आपके लिए मिल सकती है, जिससे आप अपना काम भी चला सकते हैं और घर बार भी चला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भट्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और इतने सुंदर लोक गान हमें सुनाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बहरहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। जिस तरीके से डॉक्टर भट्ट ने बताया कि किस तरह से आप अपनी रूट से जुड़ सकते हैं, अपनी लोक संस्कृति को प्रिजर्व कर सकते हैं। बेशक लॉन्ग टर्म इसमें जो है आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन पेशेंस होना और सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सही जानकारी लीजिए और भट्ट जी जैसे लोगों से जुड़िए जो आपको सही गाइड कर सकते हैं। मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का।